अस्सलाम वालेकुम जी। इनको बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा, बैटरियाँ इनकी हीटअप होती रहती हैं और बॉयलिंग भी बहुत ज़्यादा होती रहती है। जैसा कि आप सरफेस देख सकते हैं, ये एवरी टाइम गीली रहती है टॉप सरफेस बैटरी की, और बैटरी बैकअप भी कम हो गया है, बैटरीज हीटअप भी होती रहती हैं। इनको हाथ लगा कर देखें तो बहुत ज़्यादा हीटअप होती रहती हैं। इन्होंने करंट भी कम करवाया है और कई किस्म की सेटिंग्स भी अप्लाई करके देख ली हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो अभी इसकी सेटिंग चेक करते हैं कि इसमें आखिर कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से इनको ये इशू आ रहा है, और ये इशू इन्वर्टर की वजह से है या फिर बैटरी की वजह से है, ये भी चेक करते हैं। और ये सन लाइफ का इन्होंने इन्वर्टर लगाया हुआ है 3 किलोवाट का, साथ इन्होंने 8 अदर सोलर पैनल लगाए हुए हैं। 550 वाट के ज़्यूनिक के बाईफेशियल पैनल हैं इनके। और इन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की हुई है कि पैनल जो है ना वो नीचे रखे हुए हैं और ज़्यादा कोई ऊंचा स्ट्रक्चर नहीं है इनका। और बाईफेशियल पैनल नीचे ज़मीन के बिल्कुल साथ रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर आप देख लें कि वापडा इस टाइम यूज़ नहीं हो रही और बैटरीज जो हैं ऑलमोस्ट चार्ज हैं, 27.6 वोल्ट पे हैं। अभी सेटिंग चेक करने के लिए एंटर की को 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। इसके बाद हमने करना है जी, इसको अप करेंगे या फिर डाउन करेंगे। तो फिर डाउन किया हमने तो नंबर 1 की सेटिंग आ गई। तो इसमें नंबर 1 पे इन्होंने SBU रखा हुआ है, यानी कि बैटरी जो है बैटरी शेयरिंग वाला मोड सेलेक्ट किया हुआ है। और 2 पे 10 एम्पेयर इन्होंने किए हुए हैं सोलर से चार्जिंग के। फिर भी इनकी बैटरियां जो हैं हीटअप होती रहती हैं। पहले ज़्यादा हीटअप होती थी, फिर उन्होंने सेटिंग चेंज करवाई। किसी बंदे ने आके इसकी सेटिंग जो थी पहले थी कोई 40 से 50 एम्पेयर, 10 एम्पेयर पे कर दी, तो बैटरीज अब हीटअप नहीं होती, लेकिन बैकअप भी नहीं मिलता। तो ये देखना पड़ेगा क्यों नहीं मिलता। बाकी FLD इन्होंने बैटरी टाइप रखी हुई है। कुछ इन्वर्टर्स में FLD का मतलब कुछ और होता है, और कुछ इन्वर्टर्स में AGN जो है उसके पैरामीटर्स FLD वाले होते हैं, FLD में AGN वाले पैरामीटर्स होते हैं। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपको USC सेलेक्ट कर लेना चाहिए, अगर आपको पता ना लगे कि कहाँ पे कौन से पैरामीटर्स आ रहे हैं। और इस इन्वर्टर में भी देखते हैं, इनकी जो बैटरीज हैं ये ट्यूबलर नहीं है, और इन्होंने ये जो बैटरी केबल लगाई हुई है ये भी 16 mm की है, और वैसे 25 mm की लगती है। ये देखें, पहले ऊपर को जा रहे वायर्स फिर इधर को आ रही हैं। तो इनको चाहिए डायरेक्टली वायर्स जो हैं बैटरी की तरफ जाएं, और सेंटर में कहीं एक छोटा सा ब्रेकर बक्स मिल जाता है बैटरी वाला ब्रेकर, उसमें 125 एम्पेयर का अलग से लग जाता है। ये जो इन्वर्टर है इसमें एक ही AC इनपुट और AC आउटपुट है, यानी कि ये डुअल आउटपुट वाला इन्वर्टर नहीं है, इसमें सिंगल आउटपुट है। और बाकी ये है कि इन्होंने ये पहले लिया था, कोई इनको 95,000 का मिला था, 1 साल हो गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा इशू इनका है वो बैटरीज का है। बैटरीज इनकी ख़राब होती रहती हैं। अभी ये 1 साल हो गया है और ये बैटरीज बिल्कुल डेड हुई पड़ी हैं। और पहले भी इन्होंने बैटरीज लगा के इसके साथ चलाई थी, वो भी तकरीबन कोई 7-8 महीने चली थी सही, उसके बाद वो भी बैकअप देना बंद कर गई थी। तो अब इसको देखते हैं कि इसकी सेटिंग कहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने नंबर 1 पे SBU बैटरी शेयरिंग वाला मोड रखा हुआ है, ताकि वापडा इनको बार बार मैनुअली ऑन ऑफ ना करवानी पड़े। और 10 एम्पेयर रखे हुए हैं सोलर से बैटरी चार्जिंग के। पहले एम्पेयर ज़्यादा थे, एम्पेयर कम करने से बैटरीज अब हीट अप नहीं हो रही, और बॉइलिंग अभी भी बैटरीज की वैसे की वैसी हो रही है। और टॉप सरफेस को ये अगर पानी से साफ भी कर लें तो कुछ दिनों के बाद फिर से गीली हो जाती है। और नंबर 3 पे इन्होंने रखा हुआ है APL अप्लायंस मोड। इसमें 2 मोड्स होते हैं, एक UPS मोड होता है, दूसरा अप्लायंस मोड होता है। UPS मोड पे रखेंगे तो जो पावर शिफ्टिंग गैप का जो इंटरवल होता है वो कम से कम हो जाता है, और हम देख भी नहीं पाते आंख से। और अगर हम इसको रखें APL पे तो फिर उसमें जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, 20 मिलीसेकंड का हो जाता है, अदरवाइज़ वो 10 मिलीसेकंड का होता है। तो 20 मिलीसेकंड का जब गैप आता है तो हम इंसानी आँख से उसको देख सकते हैं, और हमारा जो PC है वो भी रीस्टार्ट हो जाता है। तो फिर एक झटका सा लगता है। तो अगर आप PC यूज़र हैं तो फिर हमेशा आप UPS मोड को ही सिलेक्ट करें। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग में, देखते हैं इसमें और कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। और नंबर 5 पे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको हमेशा USE ही रखना चाहिए, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के जो पैरामीटर्स हैं, जो बैटरी टाइप है उसके मुताबिक ही उसकी सिलेक्शन कर सकें। और इसमें आप FLD भी रख सकते हैं, अगर आपको पता है कि इस इन्वर्टर में FLD के पैरामीटर्स जो हैं आपकी ट्यूबलर बैटरी के लिहाज से हैं
या फिर आपकी सिंपल नॉर्मल लेड एसिड बैटरी के लिहाज से हैं, तो उसके लिहाज से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट इन्वर्टर्स में इसकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट होती हैं। और इसके अलावा जो 6 और 7 नंबर पे है वो ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की सूरत में आपका जब इन्वर्टर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होने की कोशिश करता है उसको डिसेबल रखा जाता है, उसको डिसेबल ही रखना चाहिए। अनेबल करेंगे तो फिर आपका इन्वर्टर खुद ब खुद अनेबल हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा एक दफ़ा ट्रिप होने के बाद। तो बार बार अगर हीटअप होने की वजह से या ओवरलोड होने की वजह से हो रहा है तो आपका इन्वर्टर जल भी सकता है, लेकिन इतनी जल्दी इन्वर्टर को होता कुछ नहीं है। काफ़ी सारे लोग इसको इनेबल रख के भी यूज़ करते हैं, तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट में इसकी फ्रिक्वेंसी की सेटिंग होती है, 50 हर्ट्ज़ रखी जाती है। HZ का मतलब है हर्ट्ज़, ये फ्रिक्वेंसी के यूनिट होते हैं। तो फ्रिक्वेंसी अगर 60 कर दें तो आपका इन्वर्टर भी जल सकता है, हीट अप हो सकता है, और आपकी जो अप्लाइंसेस होती हैं, जो कि जितनी भी घर की अप्लाइंसेस होती हैं वो 50 साइकिल पर ऑपरेट होती हैं। अगर 60 कर देंगे फ्रिक्वेंसी तो वो हीटअप होंगी, ख़राब हो जाएंगी। अगर आपकी मोटर वगैरह है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। और 11 पे है जी ग्रिड से चार्जिंग एम्पेयर, ये भी इन्होंने 10 रखे हुए हैं। 10 एम्पेयर्स एक बहुत ही मुनासिब किस्म की सिलेक्शन है अगर आप ग्रिड से चार्जिंग इसकी करवाना चाहते हैं। वैसे तो आप 20 एम्पेयर भी कर सकते हैं, लेकिन 10 एम्पेयर बिल्कुल कूल रहेगी आपकी बैटरी। और 12 पे इन्होंने रखे हुए हैं 21.5 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि SBU मोड में जब बैटरी आपकी यूज़ शाम के टाइम हो रही होती है सोलर के ख़त्म होने के बाद, तो फिर 21.5 वोल्ट तक जब तक बैटरी वोल्टेज नहीं आ जाते तब तक आपका सिस्टम जो है वो बैटरी को ही यूज़ करता रहेगा। शाम के टाइम वो बैटरी पे ही चलता रहेगा, चाहे रात के 8, 9 या 10 बज जाएँ। जब तक बैटरी 21.5 वोल्ट पर नहीं आएगी ये वापडा को ऑन नहीं करवाएगा। और 13 पे है ये 28.0। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा जब आपका सिस्टम वापडा में शिफ्ट हो जाए रात के टाइम, तो फिर दोबारा कितने वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो उसके बाद वो दोबारा से बैटरी को यूज़ करना स्टार्ट करे। तो 16 नंबर पे इन्होंने OSO रखा हुआ है, यानी कि ओनली सोलर। इसका मतलब ये है कि ग्रिड से इन्होंने चार्जिंग बिल्कुल बंद करवाई हुई है, और ये सिर्फ सोलर से इनका सिस्टम जो है वो बैटरियाँ चार्ज करवाता है। और 10 एम्पेयर यानी कि इन्होंने जो सेलेक्ट किए हुए हैं ग्रिड के, वो जितने मर्जी एम्पेयर कर लें सिलेक्ट। जब 16 नंबर से चार्जिंग ही ये बंद की हुई है तो फिर चार्जिंग होगी भी नहीं। और इनकी जो बैटरियां हैं इसका मतलब ये हुआ कि ग्रिड की वजह से, ग्रिड से चार्जिंग की वजह से ख़राब नहीं हो रही, इनके सोलर की वजह से ही हो रही हैं। और बाकी ये जो 12 नंबर पे 21.5 वोल्ट रखे हुए हैं, ये कोशिश करनी चाहिए आपको इस सिस्टम के लिए 23.0 रखने चाहिए। और बैटरीज़ को अगर आप चाहते हैं कि 21.5 तक ही जाए रात को, तो फिर आप इसमें चार्जिंग को थोड़ा सा अनेबल करवा लें, और यानी कि आप 16 नंबर पे CSO कर लें ताकि ग्रिड से भी चार्जिंग हो। और 11 नंबर पे आप 2 एम्पेयर को सिलेक्ट कर लें ताकि चार्जिंग ग्रिड से हो लेकिन इतनी कम हो कि उससे आपका बिजली का बिल ज़्यादा ना आए। 2 एम्पेयर का मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। ये 24 वोल्ट वाला सिस्टम है, 24 वोल्ट से मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो 48 वाट बन गए, यानी कि 48 वाट का खर्चा आपका सिस्टम कर रहा होगा। लेकिन ये जो चार्जिंग होती है ये 24 वोल्ट से नहीं होती। इन बैटरियों की चार्जिंग अप्रॉक्सीमेटली 27, 28, 29 वोल्ट से होती है। आप 30 वोल्ट इसको अज्यूम कर लें, क्योंकि थोड़े बहुत लाइन लॉसेस भी होते हैं। 30 वोल्ट से यानी कि हमने मल्टीप्लाई करना है अम्पेयर्स को, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 60 वाट। 60 वाट का खर्चा होगा आपका सारी रात जो है, 1 घंटे का खर्चा 60 वाट का है। और अगर 10 घंटे तक चार्जिंग चलती है तो 600 वाट का वाट आवर का खर्चा होगा। इसका मतलब ये बनता है तकरीबन कोई हाफ यूनिट के राउंड अबाउट आपकी सारी रात में बिजली का खर्चा होगा। अगर 2 एम्पेयर से आप चार्जिंग रखेंगे 10 घंटों के लिए, अगर आप 15 घंटों के लिए रखेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। 1 घंटे में 60 वाट का खर्चा हो रहा है, तो आपने अगर खर्चा निकालना है 15 घंटों का, तो आपने 60 वाट को मल्टीप्लाई कर देना है 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाट आवर आ जाएंगे। तो ये बनता है 900 वाट आवर। इसका मतलब ये है अप्रॉक्सीमेटली 0.9 यूनिट, यानी कि इसको 1 यूनिट ही अज्यूम कर लें। इसका मतलब ये है कि 15 से 16 घंटे अगर आप चार्जिंग ऑन रखते हैं, 2 एम्पेयर से अपनी बैटरियां चार्ज करवाते हैं ग्रिड से रात को, तो फिर आपका जो खर्चा है 2 बैटरियों के लिए वो सिर्फ 1 यूनिट खर्च होगा।
और आपकी बैटरियां जो हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी, यानी कि 1 यूनिट बिजली का स्टोर हो जाएगा 2 बैटरियों के अंदर। और आपकी बैटरियां अगर 50% पहले से ही चार्ज थी तो ये अप्रॉक्सीमेटली फुल चार्ज हो जाएंगी, और अगर ये बिल्कुल खाली थी तो ये 50% चार्जिंग अपने अंदर स्टोर कर लेंगी। तो अगर रात में 3-4 घंटे की लोड शेडिंग होती रहती है और तो फिर आपका जो सिस्टम है वो चलता रहेगा, अगर बहुत ज़्यादा आप लोड नहीं डालते तो। 21 प्लेट की ये जो बैटरियां हैं इनको चार्ज करवाने के लिए आप 20 एम्पेयर भी रख सकते हैं। चाहे आप सोलर पे जो चार्जिंग होती है 2 नंबर में उसको आप रख लें 20 एम्पेयर, चाहे आप ग्रिड से चार्जिंग को 20 एम्पेयर कर लें। आमतौर पे इस सिस्टम के लिए सोलर से जो चार्जिंग है वो 20 एम्पेयर रखी जाए तो बेहतर है, और ग्रिड से जो चार्जिंग है वो 10 एम्पेयर या 2 एम्पेयर से आप रख सकते हैं। और अगर 20 एम्पेयर से ज़्यादा रखेंगे चार्जिंग सोलर से तो फिर आपकी बैटरियां ख़राब हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं 26 नंबर पे इन्होंने जो बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं वो इन्होंने 29.2 रखे हुए हैं, जो कि ट्यूबलर बैटरी के लिए रखे जाते हैं। अब इस बैटरी के लिए अगर आप 29.2 रखेंगे तो इन द स्टार्ट आपको बैकअप बहुत ज़्यादा मिलेगा, बेइंतहा बैटरी बैकअप मिलेगा, लेकिन आपकी बैटरियां बर्बाद हो जाएंगी, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगी। जब बैटरियां शॉर्ट होती हैं तो इसकी सबसे बड़ी जो निशानी है वो ये है कि आपकी बैटरियां हीट अप होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब बैटरियां हीट अप होना स्टार्ट हो जाती हैं तो उनकी बॉयलिंग की वजह से, बॉयलिंग होती रहती है सारा दिन और पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, और बैटरियां जो हैं बॉयलिंग हो के अंदर से ड्राई हो जाती हैं, उनमें पानी भी बार बार डालना पड़ता है। और शॉर्ट सर्किट होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी जो चार्जिंग है वो रुकती नहीं है, चार्जिंग चलती रहती है। आपका इन्वर्टर समवट एम्पेयर से 10 एम्पेयर या 20 एम्पेयर जितने भी एम्पेयर आपने रखे हुए हैं टोटल एम्पेयर से चार्जिंग बैटरियां रिसीव कर रही होती हैं, इन्वर्टर उनको चार्ज करवा रहा होता है। अभी मैं 28.2 वोल्ट कर देता हूं इस सिस्टम के लिए, लेकिन इनका मसला अब हल नहीं होगा क्योंकि इनकी बैटरियां जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो चुकी हैं। और जब भी आप बल्क चार्जिंग वोल्टेज यानी कि बैटरी कट ऑफ वोल्टेज को ज़्यादा रखेंगे तो आपकी बैटरियां डेड हो जाएंगी, वो अपनी लाइफ पूरी नहीं कभी भी नहीं कर पाएंगी। आप चाहे एजीएस की बैटरी लगाएं, एक्साइड की लगाएं, फिनिक्स की लगाएं, जो मर्जी लगाएं, कंपनी को बुरा भला कहने से पहले अपने इन्वर्टर की चार्जिंग कट ऑफ की सेटिंग सही करें, अदरवाइज़ आपकी बैटरी कभी भी सही नहीं चलेगी। इसके अलावा 29 नंबर पे जो है ये बैटरी डिस्चार्जिंग की सेटिंग है, और इसमें ये होता है कितने वोल्ट तक आपने बैटरी डिस्चार्ज करवानी है उसके बाद आपका सिस्टम शट डाउन हो जाए। तो इसके बाद 30 नंबर से ऑनवर्ड जो है वो इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, तो इक्वलाइजेशन करवाने की ज़रूरत अब इनको नहीं है क्योंकि इनकी बैटरी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। अब नई बैटरी लगाएंगे तो ये जो मैंने अब सेटिंग कर दी है उसके लिए ये सही होगी। लेकिन अगर ये करना चाहते हैं गुजारा इन्हीं पुरानी बैटरीज के साथ, ये चाहते हैं कि 2-4 महीने गुजार लो, तो बल्क चार्जिंग वोल्टेज को 29.2 पे ही रखें ताकि इनका गुजारा जो है वो चलता रहे, बैकअप कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो फिर जब इनके पास बजट होगा तब ये बैटरी परचेज़ कर लेंगे, तब इन्होंने 28.2 पे इसको वापस कर देना है।